Hello everyone, good morning and welcome to this session. So I hope you guys are doing well. सब मस्त है, बढ़िया है एकदम. तो क्या हाल चाल है भाई? बताओ थोड़ा सा, then we can start with the session. So भाई, हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं आज. लेक्चर नंबर 3 होगा आज हमारा. एंड इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? स्लाइड में आप इस रनिंग. एक सेकेंड. अपूर्वा गुड मॉर्निंग, ईशी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइज? चलो ठीक है. तो आज हम बात करने वाले मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की. कल हमने बात करी थी आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हमने कॉन्केविटी की बात करी थी, कॉन्वेक्सिटी की बात करी थी, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करी थी, जहां पे आप लोगों ने या हम लोगों ने एक थोड़ा सा एरर किया है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे आज. ऑलराइट. उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स की. मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, हेसियन मैट्रिक्स की बात करेंगे. तो एशी, अशोक, अपूर्वा, ठीक है, गुड. हाँ एशी पूछिए. तो लास्ट क्लास में हमने आपके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करी थी, कॉन्वेक्स कॉनकेव फंक्शंस की बात करी थी. ऑलराइट, ऐसी कुछ हमने बातें करी थी. अल्पना गुड मॉर्निंग. तो देखो, कुछ क्वेश्चन थे सेट थ्योरी की कल, जैसे आप लोगों ने कहा था कि उनके आंसर्स बता दो या डिस्कस कर लो, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग वहां से डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. उससे पहले मेरे को एक चीज़ क्लियर करनी थी जो मेरे दिमाग में है. कल आई थिंक मैंने कुछ अलग बताया था. हाँ, तो विल डिस्कस द क्वेश्चन. हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एग्जैक्टली इसी में उसी पॉइंट पे आ रहा था. मैंने कहा उसी चीज़ को मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ. कल आई डोंट नो, मैंने शायद ये बोला था कि एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो दिस इज नॉट करेक्ट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम चेक करते हैं आपके सेकेंड डेरिवेटिव से. एंड आई एम ग्लैड ईशी कि आपने इस चीज पे ध्यान दिया और आपने ये क्वेश्चन किया. मैं वही चीज अभी समझाने वाला था कि जो आपका नॉट, हाँ, नॉट ऑलवेज 0, बिल्कुल सही. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए. ऑलराइट, सेकेंड डेरिवेटिव से हम मालूम करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं होगा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो अपने साइंस बदल रही है. कि अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जा रही है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात हो रही है. d2 बाई डी डबल डैश एक्स की बात हो रही है. डबल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है. सिंगल डिफरेंशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं देखेंगे या उसको हम यूज नहीं करेंगे. इन केस ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर्व ईशी है, एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं. आई होप अभी आपको समझ में आ जाएगा, मुझे बस 2 मिनट दीजिए. तो जब भी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, हम डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं. इट इज अ पॉइंट वेयर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू 0. यानी कि आपका कर्व मान लो ऐसे है, ऐसे जा रहा था, आपकी स्लोप जो है हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रही थी. उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे एकदम से आपकी जो स्लोप है डिक्रीज होने लग गई, है ना. इंक्रीजिंग स्लोप से या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. राइट, उस वाले केस को या उस पॉइंट ऑफ चेंज को जहां पे ये चेंज हो रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. राइट, उसके टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव 0 कहां पे है. बिकॉज अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है तो आपको 0 से होके जाना पड़ेगा. तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है d2y बाई dx जो है dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो डबल या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम पता करते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करके हम पता करते हैं. ये चीज क्लियर हुई. कल शायद मैंने एफ डैश एक्स 0 बोल दिया था. फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, उससे मालूम कर रहे थे. ये पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, आई डोंट रिमेंबर क्या स्टेट ऑफ माइंड था कल.
तो ईशी अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? जैसे कि इस ग्राफ में गिवन है कि जो कर्व है यहां इसकी स्लोप जो है इंक्रीजिंग थी, इस पॉइंट पे आके स्लोप चेंज होकर डिक्रीजिंग हो गई, हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है स्लोप, एंगल कम हो रहा है, राइट? तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे कहीं आएगा, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के जो साइंस है वो चेंज हो रहे हैं। अभी क्लियर है ईशी? इज इट क्लियर? अदर पीपल जो लोग हैं क्लास में उनको ये क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए हम हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं और इक्वल टू जीरो करते हैं। जहां जहां पे वो हमें पॉइंट्स मिलेंगे जहां जहां पे आपकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है जीरो हो रही है वो हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, बिकॉज वहां पे जो आपके स्लोप की साइन है वो चेंज हो रही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही होगी। ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर है ये चीज? ऑल राइट, गुड गुड। तो ऐसे ही ध्यान से पढ़ना यार, जैसे अभी ईशी ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, हालांकि मैंने खुद भी इस चीज को नोट कर लिया था, कल पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, बट ऐसे ही आप लोग को भी विजिलेंट रहना है, क्या पता कभी मेरे से कुछ हो जाए गलती से मिस्टेक, तो आप लोग उस चीज को पॉइंट आउट करोगे। ऑल राइट, चलो ठीक है, ये था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। एक बार कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी भी समझ लेते हैं, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी भी समझ लेते हैं। देखो, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? जिसका एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वो फंक्शन जिनकी स्लोप जीरो या पॉजिटिव है उनको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली वी हैव डिक्रीजिंग फंक्शंस, जहां पे वी हैव एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, जीरो या फिर आपके नेगेटिव स्लोप वाले फंक्शंस को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर स्लोप नेगेटिव है ना, तो उसको हम आपके डिक्रीजिंग फंक्शन से डिनोट करते हैं। अब कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी इसी चीज को यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम निकालेंगे। कॉनकेविटी में हम क्या कर रहे हैं, कॉनके या कॉन्वेक्सिटी की बात करते हैं पहले। कॉन्वेक्सिटी के लिए वी हैव एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो पॉजिटिव है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपकी स्लोप जो है इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। अगर मैं कर्व ऐसे बनाऊं, है ना, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाऊं तो नेगेटिव स्लोप आएगी, सिमिलरली यहां पे भी नेगेटिव आएगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी, मतलब नेगेटिव से मैं जीरो पे आ गया और फिर यहां पे पॉजिटिव हो गई। यानी कि स्लोप जो है वो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो पॉजिटिव है, या पॉजिटिव इंक्रीज ना कहो तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कह लो। इस चीज को याद रखना, कॉन्वेक्सिटी के लिए हमेशा हम इस चीज को यूज करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे। सिमिलरली कॉन्केविटी के लिए उसका उल्टा वाला केस, नेगेटिव वाला केस बनेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो नेगेटिव है, राइट? अब देखो, ऐसे कर्व जब भी बनेंगे आपको, ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए कर्व या ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कर्व, तो हमें पता है कि भाई अगर कर्व ऐसा है तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है ना, क्योंकि स्लोप जो है क्या, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है हमेशा आपकी पॉजिटिव है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे आपको पॉजिटिव चेंज मिलेगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व। अगर यही ये कर्व ऐसा है तो ये आपका कॉन्केव कर्व है, तो पहले आपकी स्लोप कुछ ऐसी थी, फिर वो ऐसी हो गई, यानी कि यहाँ पे tan थीटा इज मोर, यहाँ पे tan थीटा इज लेस, यानी कि आपकी स्लोप जो है कम हो गई, फिर वो जीरो हो जाएगी, फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज द केस ऑफ कॉन्केविटी, दिस इज द केस ऑफ कॉन्केविटी। तो चाहे आपका ऐसा ग्राफ हो, है ना, या ऐसा ग्राफ हो, या फिर आपका ये वाला ग्राफ हो, ये सारे कॉन्केव वाले ग्राफ्स हो गए आपके, कॉन्वेक्स वाले, सॉरी कॉन्वेक्स। हमेशा आप स्लोप के थ्रू चेक करोगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के थ्रू चेक करोगे कि स्लोप किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिवली चेंज हो रही है या नेगेटिवली चेंज हो रही है। और इसी का ऑपोजिट, अगर ये ऐसा है
है ना, या फिर ये ऐसा है, या फिर ये कुछ ऐसा कर्व है इस तरीके से, तो ये सारे आपके कॉनकेव फंक्शंस हो गए या कॉनकेव कर्व हो गए। कॉनकेव टू द ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये चीज याद रहेगी। अब कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी निकालने का तरीका हमें पता है। मैं फंक्शन देखूंगा, मैं स्लोप देखूंगा कि स्लोप किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, राइट। यहां पे भी देखो इंक्रीज हो रही है स्लोप, थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है हर पॉइंट पे। ये चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी समझ में आ गई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझ में आ गया। बताओ जल्दी से। रूपल गुड मॉर्निंग। अपूर्वा, ईशी, रूपल, सबको समझ में आ गया? अपूर्वा का मैसेज आ गया, बाकी लोग को समझ में आ गया? नीतू ओके गुड। ईशी इज इट क्लियर? आशिमा ओके। डबल डेरिवेटिव से हम दो चीजें मालूम करते हैं, याद रखना, एक तो कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अगर किसी पॉइंट पे मान लो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, यहां पे जाके एकदम से ये फंक्शन कॉनकेव हो जाए, तो विल हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे, है ना। कॉनकेव से कॉन्वेक्स अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे हो रहा है, या कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रहा है, या जैसे मतलब कॉनकेव से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से कॉनकेव किसी पॉइंट पे हो रहा है, तो हमें वहां पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है। इफ फंक्शन changes from concave to convex or vice versa, तो we get a point of inflection। ये चीज क्लियर है? ये चीज भी क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? सेम वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बेसिकली आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो साइंस बदल रही है उस पॉइंट के राउंड, है ना। सेम वही होगा, कॉनकेव से कॉन्वेक्स में जा रहा हूं किसी पॉइंट पे, तो वहां पे भी साइंस चेंज हो रहे हैं, आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के साइंस चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा यहां पे कि कॉन्वेक्सिटी के लिए वी हैव एफ डैश या एफ डबल डैश एक्स जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड कॉनकेविटी के लिए इट इज एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये साइन चेंज हो रहे होंगे आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के। क्लियर है ये? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे हो रहा है, यहां पे ये फंक्शन जो है कॉन्वेक्स है, यहां पे देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, वहां से आपका फंक्शन चेंज हुआ, कॉनकेव हो गया, एंड इस चेंज में, इस ट्रांजिशन में आई ऑलवेज गेट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके ठीक है, चलो अब हमें क्वेश्चन कर लें कुछ। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखे किसने किसने किया है। पोल पोल तो लगा नहीं है। क्या आंसर है इसका? किसने किसने इसको सॉल्व किया था, कौन बताएगा? चलो देखते हैं।
क्या सॉल्व करके नहीं आए क्या आप लोग? इतना टाइम क्यों लग रहा है इसका आंसर बताने में? अगर सॉल्व किया, बिकॉज होमवर्क में थे क्वेश्चन ना, अगर सॉल्व किया होता तो आंसर तुरंत आ गया होता. Why is it taking so long to answer this question? It means that you have not solved the question. This was given in your homework. कहाँ गए भाई सारे? क्या ठंडी में रजाई डाल के सो गए सब? कुछ तो कमेंट कर दो कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक या नहीं पहुंच रही है. ऐसे चिल्ला रहा हूँ, आपके एंड से कमेंट्स नहीं आ रहे. लाइक एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? लाइक जस्ट गिव मी सम रिएक्शन. ओके, ठीक है. तो आप लोग करोगे या मैं करूँ सॉल्व इसको? इन ऑफिस एवरी एम्प्लॉय लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टी, कॉफी एंड मिल्क. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली मिल्क एंड ऑल द थ्री आर इक्वल. ओके, तो टी, कॉफी, मिल्क, दिस इज दिस एरिया, ये वाला एरिया जो अलग है यहाँ पे, दिस इज द एरिया फॉर ओनली टी, दिस इज द एरिया फॉर ओनली कॉफी, दिस इज द एरिया फॉर ओनली टी, जो किसी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है ना? तो ये इक्वल है. मान लो ये वैल्यू अगर x है तो दिस इज x एंड दिस इज x. ये इतना पोर्शन जो इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं है वो x है. सिमिलरली दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन. सबको देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. इन एन ऑफिस एवरी एम्प्लॉय लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टी, कॉफी एंड मिल्क. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी एंड ओनली मिल्क एंड ऑल द थ्री आर इक्वल. तो एक तो ये तीनों आपस में इक्वल है, जो सिर्फ या तो चाय पी जिनको पसंद है, या तो कॉफी पसंद है, या तो सिर्फ मिल्क पसंद है, ऐसे लोग. एंड दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री. तो ये आपका जो इंटरसेक्शन है तीनों का, वहां भी सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे. तो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री थिंग्स, यानी कि इनको तीनों चीजें पसंद है, मिल्क, कॉफी और टी, तीनों एक साथ, है ना? सिमिलरली कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ टी पसंद है, सिर्फ कॉफी पसंद है, सिर्फ आपका मिल्क पसंद है. तो इन सब का नंबर्स सेम है, x के बराबर हमने मान लिया. अगला पॉइंट देखते हैं. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी एंड कॉफी, ओनली कॉफी एंड मिल्क एंड ओनली टी एंड मिल्क आर इक्वल एंड ईच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल थ्री. यानी कि जो बचे हुए स्पेसेस हैं, यानी कि वो लोग जिनको सिर्फ टी और कॉफी पसंद है, जिनको सिर्फ कॉफी और मिल्क पसंद है, या जिनको सिर्फ टी और मिल्क पसंद है, ऐसे लोग का नंबर भी सेम है एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री थिंग्स. यानी कि ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, सब बराबर हो गए. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो टोटल मेरे पास कितने x आ गए? 7x. 1 2 3 4 5 6 और एक 7, टोटल 7x आ गए. अब पूछा क्या है आपसे? देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इज. देखो ऊपर आपको दिया इन एन एम्प्लॉय एवरी एम्प्लॉय लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टी, कॉफी या कुछ भी. मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसको इन तीनों में से कुछ भी नहीं पसंद है. यानी कि आपका सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट के, वो इन तीनों सेट में कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं.
मतलब कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं, है ना, कुछ कोई एलिमेंट बाहर नहीं है, इन तीनों से कुछ भी बाहर नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनको इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं है जिसको मैं बाहर लिखूंगा, राइट। तो सारे आपके जो एम्प्लॉइज है यहाँ पे फिट हो गए। अब आपके पास सम आया इसके बराबर 7x के बराबर, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, एक 65 दिया हुआ है, एक 90 दिया हुआ है, एक 77 दिया हुआ है, एक 85 दिया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है गिवन यू हैव 7x नंबर ऑफ पीपल इन द ऑफिस? कौन बताएगा विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? $77, गुड, बिकॉज जो आपके एम्प्लॉइज होंगे वो 7 के मल्टीपल होंगे। तो इन सारे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा जो 7 का मल्टीपल है, दैट इज 77। तो 7x इज इक्वल टू 77 हो जाएगा, x जो है वो आपका 11 के बराबर आ जाएगा। हालांकि आपको x निकालना नहीं, जस्ट इन केस अगर निकालना पड़े तो ये दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर दोगे। अभी इसका आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका? ओके चलो गुड, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी है और जैसा आपने कल कहा था मेरे से कि आपने कर ली है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम होती नहीं, बट किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आई थिंक शिवा ने कल पॉइंट आउट किया था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। मुझे लगा आप लोगों ने कर लिया होगा, एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा, बट मुझे लग नहीं रहा है ऐसा। चलो इसको सॉल्व करो। इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा बताओ मेरे को। शिवा का आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे। शिवा आंसर चाहिए मुझे फर्स्ट वाले का सबसे पहले। यार ये ऐसे मत किया करो, जो चीज़ें होमवर्क के लिए दी गई हैं एटलीस्ट उनको करके तो आया करो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर यू गाइज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इन अ सर्वे ऑफ द मार्केट इट इज नोटेड दैट 300 फैमिलीज वर रैंडमली सिलेक्टेड। एक नंबर हो गया 300, 191 आशिमा का आंसर आया 191, शिवा का आंसर भी 191 आया, ठीक है। Okay, let's check. Were randomly selected in a city 142 by Lipton tea, 139 by your Brook Bond tea, and 70 by both types of tea. All right, तो मैं बना लेता हूं मेरा वेन डायग्राम। ये दो सेट हो गए, एक आपका ब्रुक बॉन्ड या लिप्टन टी के लिए हो गया, एक आपका हो गया ब्रुक बॉन्ड टी के लिए, राइट। अब आपसे बोला है कि भाई आपको दिया है कि 142 लोग जो हैं वो लिप्टन टी पीते हैं, 139 लोग जो हैं वो ब्रुक बॉन्ड टी पीते हैं। बट इसमें ये नहीं लिखा है इन 42 में से, 142 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो, सारा का 2011 आंसर है, 211 आंसर है, ओके ठीक है, चेक करेंगे भी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका ब्रुक बॉन्ड भी पी रहे होंगे, वो लिप्टन तो पी रहे हैं बट ब्रुक बॉन्ड भी पी रहे हैं। यहाँ पे ऐसे अलग से मेंशन नहीं है कि इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो आपके लिप्टन टी पी रहे हैं, है ना। तो इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 142। सिमिलरली सेम इज फॉर योर ब्रुक बॉन्ड टी, 139 एलिमेंट्स जो है इस पूरे गोल सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको कहा है कि जो 70 लोग हैं ये दोनों चाय पीते हैं। तो मैंने आपको उस दिन एक चीज बोली थी, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले वो वैल्यू ढूंढनी है जो इंटरसेक्शन में आ रही हो। तो यहाँ पे 70 जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, या दोनों चीजें पी रहे, तो 70 आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब ये पूरा सेट जो है
142 के बराबर है। मैं एल की बात करूँ, लिप्टन टी की बात करूँ, टोटल 142 लोग जो है लिप्टन टी पी रहे, जिसमें कुछ लोग 70 लोग जो हैं आपके क्या, आपकी ब्रुक बॉन्ड टी भी पी रहे हैं। तो बचे हुए कितने, 72 लोग जो है वो सिर्फ लिप्टन टी पी रहे होंगे। तो टोटल जो है सेट हो गया 142 का हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 139 लोग जो है वो आपकी ब्रुक बॉन्ड टी पी रहे थे, 70 जो है दोनों पी रहे, तो बचे हुए लोग कितने हुए, 69। ये आपके सिर्फ ब्रुक बॉन्ड टी पी रहे हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा पहले कि एटलीस्ट वन ब्रांड ऑफ टी लोग पी रहे हैं, उनके बारे में हमें बताइए। टोटल 300 लोग हैं, है ना, 300 लोग है, पूरा जो यूनिवर्स है मेरा 300 लोगों का है, उसमें से इतने लोग हैं जिसमें से सिर्फ लिप्टन पीने वाले 72 हैं, सिर्फ ब्रुक बॉन्ड पीने वाले 69 हैं, और दोनों पीने वाले 70 लोग हैं। तो आपसे पूछा है कि एटलीस्ट एक ब्रांड की चाय तो पी ही रहे हैं, ऐसे लोगों की काउंट मुझे बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, 72, क्योंकि ये लोग एक ब्रांड तो पी रहे हैं, सिर्फ एक पी रहे हैं, लेकिन प्लस 69 ये भी एक ब्रांड पी रहे हैं, प्लस 70 भी होगा। क्यों, बिकॉज पूछा कि कम से कम एक तो पी ही रहे हो, दो भी पी सकते हैं, तीन भी पी सकते हैं, बट एक पीनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग हैं ये दोनों चाय पी रहे हैं, तो एक तो पी रहे हैं, अगर ये दो पी रहे मतलब एक तो पी ही रहे ना, तो ये भी यहाँ पे आएगा, ये भी यहाँ पे आएगा। इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, कितना आएगा मेरा, 142 प्लस 69 यानी कि 211, 211 इसका आंसर आएगा। तो रूपल, रुपीत 141, आशिमा, शिवा 191, आप सबके आंसर्स गलत है, सारा का आंसर एकदम सही है। इट इज इक्वल टू 211, 211 लोग। दिस इज नॉट द राइट आंसर, द आंसर इज 211। चलो अब अगला पार्ट करते हैं। अच्छा, आशिमा का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, अच्छा ठीक है, ओके, इसलिए ध्यान से करना है क्वेश्चन को। अगला पार्ट करो, इसका क्या आंसर होगा बताओ मेरे को। एग्जैक्टली वन ऑफ दीज ब्रांड्स, सिर्फ एक ब्रांड जो पी रहे हैं, ऐसे लोगों की बात करनी है हमें। या तो वो सिर्फ लिप्टन पी रहे हैं, सिर्फ लिप्टन, या फिर सिर्फ आपके ब्रुक बॉन्ड को पी रहे हैं। तो इनका नंबर क्या होगा। अब तो आसान हो गया, आपके पास सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। नाउ इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब गलती मत करना कैलकुलेशन में। वन 141, अच्छा इसका आंसर दिया गया रूपल और रुपीत ने 141 कह के। तो अब कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ओनली वाले केसेस को ऐड करना है। 72 प्लस 69 इज इक्वल टू 141, ये 141 हो गया। ठीक है, गुड। अब इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द ब्रांड्स, बताओ इसका। चलो गुड, अल्पना गुड। इसका आंसर बताओ लास्ट वाले का। अब तो आसान हो गया है ना, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ चाय पीने वाले लोग कितने हैं, अभी हमने निकाला यहां पे, और टोटल लोग सर्वे में थे 300। तो बचे कितने मेरे पास, जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं। जो लोग इस यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं है वो ऐसे लोग हैं जो सर्वे में थे बट वो कोई भी चाय नहीं पी रहे। हाँ, तो मतलब 300 माइनस 211 यानी कि 89, 89 लोग ऐसे हैं जो कोई भी चीज नहीं पी रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। अपूर्वा 70 कैसे आया आपका, ईशिका सही आया है, अशिमा का सही आया है, सारा, रूपल सबका सही। अपूर्वा 70 कैसे आया, फिर से गलती करी आपने। क्लियर हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आप कर लोगे। और अगर होमवर्क में, मुझे याद नहीं और क्वेश्चन दिए थे क्या, तो उनको ट्राई कर लेना ऐसे ही अपने एंड से, जो आप लोग करोगे नहीं मुझे पता है, बट ठीक है, मेरा काम है बोलना, आपका काम है फॉलो ना करना। तो हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात कर ली, हमने आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर ली, राइट। नाउ अब हमने ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करी थी उस दिन।
नाउ क्लियर, ओके चलो गुड नीतू, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात करी थी, हमने 2 वेरिएबल वाला केस देखा था, डिफरेंशिएशन से हमने उसके बारे में चीजें समझी थी, एक एग्जांपल भी हमने किया था, ठीक है। फिर पार्शियल डेरिवेटिव से देखेंगे अभी हम लोग कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं होमोजेनस फंक्शन की, होमोजेनस एंड होमोथेटिक फंक्शन के। तो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे चल के होमोजेनस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे या और चीज़ें पढ़ेंगे आपके माइक्रो में, तो हमें ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आएगा। प्लस क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके होमोजेनस वाले केस से पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई आपको फंक्शन दे दिया, आपसे पूछा कि फंक्शन ये बताओ होमोजेनस है या नहीं, और है तो किस डिग्री का होमोजेनस है ना। तो देखते हैं भाई होमोजेनस फंक्शन क्या होता है। तो अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x and y डिफाइंड इन अ डोमेन D is said to be homogeneous of degree k for all x, y in D if it follows this property कि f मान लो एक फंक्शन है and it is a function of x and y, राइट। अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं x की जगह पे मैं लिख दूं tx, t कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एंड y की जगह मैं लिख दूं ty, तो फंक्शन अब कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा f ऑफ tx एंड ty। मैंने दोनों वेरिएबल्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम कांस्टेंट से, तो मेरा फंक्शन जो है अब कुछ नई वैल्यू मुझे देगा। अब जो नई वैल्यू है, मान लो नई वैल्यू जो है बेसिकली, अगर f ऑफ tx ty इज इक्वल टू t की पावर k इंटू f ऑफ x y, अगर मुझे इस फॉर्म में मेरा आंसर मिल गया, यानी कि अगर मैं जो मेरी एक्स वाई वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं टी से एंड उन वैल्यूज को पुट कर दूं मेरे एग्जिस्टिंग फंक्शन में, तो जो मुझे नई वैल्यू आएगी, जो मेरी नई वैल्यू आएगी, तो देखो एक वैल्यू आपको मिलेगी, मान लो इसकी वैल्यू के थी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के थी, और एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई अगर टी की पावर के है, के नहीं यहाँ पे सॉरी, इसको कह लो कांस्टेंट ए, मान लो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू थी, मैंने फंक्शन में पुट करी, मुझे ये वैल्यू मिली, है ना। अब मैंने एक्स और वाई को ना टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी एक कांस्टेंट है, और जब मैंने वैल्यूज पुट करी तो मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेशन मिली, यानी कि इसको मैं लिख लूं अगर टी की पावर के और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है ए, टी इज द नंबर जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा मेरे वेरिएबल्स को, और अगर वो बाहर निकल आया और किसी पावर में निकल आया इनटू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन फॉर द वैल्यूज एक्स एंड वाई, तो ऐसे फंक्शंस को मैं बोलता हूं होमोजेनस फंक्शन। एंड ये जो डिग्री है ये जो पावर है टी की, दैट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अब ये डिग्री जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये भी याद रखना। इसको अभी समझते हैं एक एग्जांपल से, अभी मुंह से बोलने से शायद उतना समझ में ना आए, एग्जांपल करके देखें तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कहने का मतलब है इस चीज का। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है भाई, ये 6x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, 6x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये एक फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। x कॉमा वाई पुट करने पे मुझे ये वैल्यू मिलती है। अब मुझे चेक करना है कि होमोजेनस है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह मैं लिख दूंगा, मान लो x डैश जो है वो tx है, सिमिलरली y डैश जो है वो ty है, मैं x की जगह x डैश पुट करूंगा विच इज t टाइम x, y की जगह पुट करूंगा y डैश विच इज t टाइम y। अब मैं पुट करूंगा फंक्शन में इसको, तो अब मुझे मिलेगा f ऑफ tx कॉमा ty, तो क्या वैल्यूज आएंगी मेरे को, 6 ऑफ x की जगह tx स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर x स्क्वायर इनटू y की जगह ty माइनस y की जगह मैं पुट करूंगा ty का क्यूब, तो मुझे क्या मिलेगा 6 t एक यहां पे, दो t स्क्वायर यहां पे, मतलब ये t क्यूब हो जाएगा, t क्यूब इंटू
एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस टी क्यूब वाई क्यूब। इसको मैंने सॉल्व किया तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे टी क्यूब कॉमन है, टी क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास 6 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब ये जो वैल्यू है वो तो यही वैल्यू है 6 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इज एक्स एंड वाई, यानी एफ ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू इज गिवन दिस, जो कि यहां पे भी लिखी हुई है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू टी क्यूब इनटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, यानी कि एफ ऑफ टी कॉमा एक्स कॉमा टी कॉमा वाई इज इक्वल टू टी की पावर समथिंग, जिससे मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, वो बाहर आ गया, वो कॉमन आ गया एंड उसकी कुछ पावर है। तो जब भी ये बाहर आता है, कॉमन में बाहर निकल आए, अंदर मेरे को सेम पुराना फंक्शन मिल जाए, तो दैट इज द केस ऑफ होमोजेनस। और जो भी पावर में ये बाहर आया आपका टी वेरिएबल, है ना, दैट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। तो जैसे अब यहां पे टी की पावर क्या है 3, तो दिस इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 बेसिकली कुछ नहीं, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने वेरिएबल को, मान लो यहाँ पे हमने टी लिया है, टी बाहर आ जाए, आपका अंदर जो मेरे को कॉमन फंक्शन मिले वो सेम फंक्शन पुराना मिल जाए, है ना, और टी की जो भी पावर है, अगर टी बाहर आ गया मतलब आपका फंक्शन होमोजेनस है, जो भी उसकी पावर है वो उसकी डिग्री होगी। ये चीज समझ में आ गई? कैसे आप चेक करोगे होमोजेनस फंक्शन के लिए? कोई भी फंक्शन आपको दे दे, जैसे मान लो ये इस तरीके से कुछ भी दिया हुआ है, आपको अगर चेक करना है कि होमोजेनस है या नहीं, तो आप एक्स की जगह कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट ले सकते हो। जैसे मैंने टी लिया, आप मान लो 2 ले लो, 3 ले, कुछ भी ले सकते हो, लैम्डा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपने सॉल्व किया, आपको इस फॉर्म में निकल के आ जाएगी, टी बाहर आ गया, एज इट इज आपका जो फंक्शन था पुराना वो आपको अंदर मिल गया ब्रैकेट में, है ना, और तब ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन जो है होमोजेनस है, और जो भी पावर में आपका टी बाहर आया वो बेसिकली आपकी डिग्री हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ, होमोजेनस वाले केस सारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो हमेशा सॉल्व कर लोगे या समझ लोगे जब भी हम होमोजेनस की बात करेंगे, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सबके रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके ग्रेट। अब बात करेंगे हम अपने होमोथेटिक फंक्शंस की। डिग्री की हमने बात कर ली, अच्छा, होमोजेनस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। अब मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री के, ऑफ डिग्री के, मान लो कोई के डिग्री है जिसका फॉलो करके, जिसको फॉलो करके ये फंक्शन जो है होमोजेनस फंक्शन है, तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है कि एक्स ऑफ डी एफ बाई डी एक्स प्लस वाई ऑफ डी एफ बाय डी वाई इज इक्वल टू के टाइम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा भी गया था आपके, तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। कोई भी होमोजेनस फंक्शन है वो इस चीज को फॉलो करेगा। प्रूव इज नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, आप इस चीज को याद रखेंगे कि अगर मैं x इंटू द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई करूं प्लस y इंटू, ये बेसिकली आपकी यूलर्स थ्योरम कहलाती है। इसको यूज करेंगे हम आगे जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, आपके फैक्टर्स की वैल्यू को आप
आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू को आप अपने फैक्टर्स की वैल्यू या फैक्टर्स को जो आप वैल्यू दे रहे हो अपने एंड से उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की तरह काम करता है ये कॉन्सेप्ट। वहां पे हम इसको और अच्छे से देखेंगे, आपके यूज जो है वहीं पे आएंगे प्रोडक्शन वाले केस में। तो बेसिकली x इंटू डी एफ बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एफ बाई डी वाई इज इक्वल टू के टाइम्स द फंक्शन। अगर इफ इट इज अ होमोजेनस फंक्शन तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जॉशन की प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, एग्जॉशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको हम देखेंगे आपके प्रोडक्शन वाले केस में। तो इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज द यूलर्स थ्योरम एंड इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, तो इस वाले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये चीज फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, क्या ये चीज फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। जैसे ऐसे देख लो, 6x² y माइनस वाई क्यूब दे रखा है आपको, है ना, f ऑफ x कॉमा y। आपसे बोला है x ऑफ df बाई डी एक्स कर लो, तो df बाई डी एक्स क्या आएगा आपका 12 इंटू एक्स वाई, ये 0 हो गया। सिमिलरली आपका df बाई डी वाई क्या आएगा, ये आएगा आपका 6x² माइनस 3y²। वेस्ट बंगाल सेट, हाँ मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा था, कहीं तो आया था ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ये पूछा हुआ था। आई थिंक हाँ डब्ल्यूबी सेट में आया इस पर। अब df बाई डी एक्स निकाल लिया, df बाई डी वाई निकाल लिया, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, अब हमें ये करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं और इसको y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं x से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा मुझे 12x² y मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू x इंटू डी एफ बाई डी एक्स। सिमिलरली y इंटू डी वाई बाई डी वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एफ बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा मेरा 6x² y माइनस 3y³। इसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6x² y माइनस 3y³ आएगा। अब इन दोनों को मैं अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड करने पे क्या आएगा 12x² y प्लस 6x² y माइनस 3y³। तो ये हो गया आपका 18x² y माइनस 3y³। तो यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 6x² y माइनस y³। अब ये जो चीज लिखी हुई बेसिकली यही तो लिखा हुआ आपका फंक्शन तो लिखा हुआ है 6x² y माइनस y³। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 3 टाइम f ऑफ x कॉमा y। तो इस कंडीशन को फॉलो कर लिया इसने, तो k यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली k इज इक्वल टू 3 हो गया। एंड हमने देखा था 3 इसकी डिग्री भी थी, 3 इसकी डिग्री भी थी, हमने जब सॉल्व किया था इसको डिग्री 3 आई थी। तो समझ में आया आपको, अगर फंक्शन होमोजेनस है ऑफ डिग्री के तो मैं उसको इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूं, इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूं वेयर k इज द डिग्री ऑफ द होमोजेनस फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस चीज को याद रखना, दिस इज योर यूलर्स थ्योरम। क्लियर है यहां तक? तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब जो होमोजेनस फंक्शन होते हैं बेसिकली आपके सबसेट होते हैं होमोथेटिक फंक्शन के। होमोथेटिक फंक्शन मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, देखो
इसको आप एक बार देख के आना अपने एंड से, थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो समझने में आसानी होगी, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली एक ये कह सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ योर होमोजेनस फंक्शन, इस तरीके से कह सकते हो, बट अभी नहीं समझा रहा हूं इसको। एंड जो आपके होमोजेनस फंक्शन होते हैं, बेसिकली होमोजेनस फंक्शन होते हैं वो आपके सबसेट होते हैं ऑफ होमोथेटिक फंक्शन, राइट? मतलब ऑल होमोजेनस फंक्शन आर होमोथेटिक, ठीक है। होमोथेटिक क्या है आप एक बार अपने एंड से देख के आओगे, थोड़ा सा एफर्ट डालना प्लीज, ताकि जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको समझा दिया होमोजेनस फंक्शन, आप ये देख के आओगे, देख लोगे ना पक्का? प्लीज प्लीज करके आना इस चीज को, थोड़ा सा एफर्ट अपने एंड से भी डालना, बिकॉज तभी थोड़ा मजा आएगा पढ़ाई करने में, तब समझाने में मजा आएगा मेरे को। इसको देख के आना, कर लोगे? मैं तो करवाऊंगा ही, चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम लोग, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने एंड से भी देखना इस चीज को। ठीक है, ओके गुड, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आपके मल्टीपल, एसी ऑन कर दो। अब हम बात करते हैं आपके मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की, ठीक है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड लर्नड अबाउट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। हमने मैक्सिमा मिनिमा की बात करी, हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात करी थी कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। बेसिकली आप निकाल रहे हो या तो मैक्सिमा ढूंढ रहे हो या तो आप मिनिमा निकाल रहे हो, और हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की हमारी नीड क्या है इन इकोनॉमिक्स, हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं, मिनिमा भी निकाल सकते हैं। तो हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जो भी हम देखना चाह रहे हैं, मान लो हम यूटिलिटी देख रहे हैं अगर, तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कॉस्ट देख रहे हैं तो उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम इसीलिए यूज करते हैं। तो वी हैव लर्नड अबाउट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन केस ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 की बात करी थी, और एफ डबल डैश एक्स जो है अगर लेस देन 0 है तो हमारा मैक्सिमा बनता है, और एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0 है या सेकंड डेरिवेटिव मोर देन 0 तो हमारा मिनिमा बनता है। तो ये हमने कल बात करी थी। तो ये हमने बेसिकली बात करी थी उन फंक्शन के लिए जहां पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो उस केस में तो हम ये चीज यूज कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आपने टेस्ट कर लिया, आपने मैक्सिमम मिनिमम वहां से पता कर लिया। लेकिन इफ आई हैव अ केस जहां पे वी हैव मोर वेरिएबल्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो दैट इज द केस ऑफ योर मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। अगर मान लो मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख लूं, f is a function of x, y such that x square plus y square plus 2xy, कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है। या इसको मैं z से रिप्रेजेंट करता हूं, z जो एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये मैंने एक एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है जहां पे ये जो है इंडिपेंडेंट है, एंड दीज आर, सॉरी दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, अरे and these are my independent variables. तो whenever I have the case of more than one independent variables, यहां पे इस आपके RHS में we have more than one variable here, then that is the case of your, उस केस में हम multiple variable optimization की बात कर रहे हैं।
तो यहां तरीका थोड़ा सा अलग होगा आपका मैक्सिमम मिनिमा निकालने का, है ना। देखो हमने दो वेरिएबल वाला केस देखा तो वहां हमने डिफरेंशिएशन यूज कर ली। देन वी हैव मल्टीपल वेरिएबल। दो वेरिएबल केस मतलब एक एक्स था एक वाई था, एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था। मल्टीपल वेरिएबल मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, हम लग्रांजियन की बात करेंगे, हम एलपीपी की बात करेंगे। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे। जब भी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं अनकंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूँ। लग्रांजियन में यूज करता हूँ फॉर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यानी कि कंस्ट्रेंट अगर मुझे कोई गिवन है कि अगर मेरे को अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है गिवन द कंस्ट्रेंट ऑफ माय बजट, तो उस कॉन्सेप्ट में उस चीज में मैं लग्रांजियन मेथड का यूज करूंगा। यहां पे मैं हेसियन मैट्रिक्स का यूज करूंगा। हेसियन मैट्रिक्स का यूज करके आपका ऑप्टिमल वैल्यूज निकालूंगा। तो ये ओवरव्यू समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे फर्क है, क्या फर्क है आपके सिंगल मल्टीपल वेरिएबल में और उससे पहले जो हमने सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला केस देखा था। तो ये चीज दिमाग में बैठी, कैसे क्या फर्क है और कैसे हम अलग मेथड यूज करने वाले यहाँ के लिए, कैसे। ठीक है, ऑल राइट। So in this case we have more than one independent variable. The word unconstrained implies that there is no constraint such as budget line और cost function, ऐसा कोई constraint नहीं। हम partial differentiation technique use कर रहे हैं for unconstrained optimization। ठीक है। Now partial differentiation technique involves differentiating the dependent variable say z। जैसे अगर मैं z मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे लिखा हुआ है मान लो कोई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x व्हाइल अज्यूमिंग द अनदर वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखा है। एंड सिमिलरली अगेन, मतलब कि पहले मैं x जो मेरा z वेरिएबल है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको मैं x से मैं करूंगा dz बाई dx, है ना। यानी कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल में क्यों कह रहा हूं, बिकॉज दो वेरिएबल हैं, मैं फंक्शन को सिर्फ एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एंड जब मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि y जो है एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं लिखूं इसको तो ये निकल के आएगा 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर जो है y कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो जीरो जाएगा यहाँ पे, प्लस 0 प्लस 2y, ये मुझे मिलेगा। सिमिलरली मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा dz बाय dy, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, x जो है कांस्टेंट हो गया, y की जगह पे y स्क्वायर की जगह 2y आ जाएगा एंड वहां पे मुझे मिल जाएगा प्लस 2x। तो ये हो जाएंगे आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ गया। पार्शियल मतलब किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करना व्हेन यू हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑलराइट। और हम उस प्रोसेस में दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। नाउ अब मान लो ऐसा केस है कि सिर्फ आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस केस में आप कैसे चेक करोगे, कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज द केस फॉर टू वेरिएबल जहां पे y जो है एक फंक्शन था x का, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। नाउ वी हैव द केस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाली। फॉर मैक्सिमा वी हैव f डैश x इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश x इज लेस देन 0। ठीक है। सिमिलरली फॉर मिनिमा आई हैव f डैश x इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश x जो है इज मोर देन 0। दिस इज फॉर द सिंपल केस जो हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले जो देखा था। मल्टीपल वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग f डैश x निकाल रहे हैं, हम लोग f डैश y भी निकाल रहे हैं और दोनों को इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो इससे हमारी क्या वैल्यूज मिल जाएगी, इससे हमारी वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पे हम मैक्सिमा और मिनिमा सर्च
या चेक करेंगे। फिर वी हैव हेसियन मैट्रिक्स की कंडीशन। हेसियन मैट्रिक्स क्या है उसकी हम बात करेंगे अभी। तो उस केस में क्या होगा, आपकी H1 इज लेस देन 0, H1 मैट्रिक्स का जो मॉड है वो इज लेस देन 0, H2 का मॉड इज मोर देन 0, H3 का मॉड इज लेस देन 0। दिस इज फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज फॉर मिनिमा, जिसमें सबका साइन पॉजिटिव है तो वो मिनिमा वाला केस बनेगा, मिनिमा वाला केस बनेगा। ये चीज हम यूज करेंगे तब जब हमें क्या करना है, जब हमारे पास मान लो जो हमारा फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, यानी कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x y z, तो हम हेसियन मैट्रिक्स यूज करेंगे उसमें। अगर सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक और तरीका है चेक करने का, वो भी हेसियन से भी सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका है चेक करने का, वो ये तरीका है कि आपने निकाला क्या, आपने किया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाली कि f डैश x निकाल लिया, f डैश y निकाला, इक्वल टू 0 कर लिया, बेसिक है ना। ये हम मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, f डबल डैश x, कहां पे लिखूं, देखो एफ एक्स एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई। एफ एक्स एक्स का मतलब है पहले आपने एफ डैश एक्स किया है ना, पहले आपने इस चीज को किया, जो पहले यहां पे लिखा है उसको किया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एफ। यहां पे भी अगर एक्स लिखा हुआ तो आपने फिर से एफ डबल डैश एक्स कर दिया। अगर वाई वाई लिखा है तो आपने पहले एफ डैश एक्स लिया, एफ डैश वाई लिया, फिर दोबारा उसको वाई से डिफरेंशिएट किया, एफ डबल डैश वाई कर दिया। अगर ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, तो जो पहले लिखा है उसको आप पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो। पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर आपने इसको एफ डैश वाई को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो बाद में लिखा है उससे आप बाद में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो पहले लिखा है उससे आप पहले डिफरेंशिएट करो। पहले आपने y से डिफरेंशिएट किया तो आपको एफ डैश वाई मिल गया, फिर उसका आपने डिफरेंशिएशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू जो बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब पहले लिखा हुआ है, सॉरी। अंदर से आप बाहर की तरफ आ रहे हो, अंदर जो लिखा है वो पहले डिफरेंशिएट होगा, उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा, जो बाहर लिखा है उसके रिस्पेक्ट में बाद में डिफरेंशिएट होगा, जो भी आपको अंदर मिला है डिफरेंशिएट करके। सिमिलरली अगर एफ वाई एक्स लिखा हुआ है तो पहले आप एफ डैश एक्स करेंगे, फिर इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये चीज समझ में आई। तो यहां पे आपको ये वैल्यूज लिखी हुई हैं कि अगर आपको मैक्सिमा के लिए चेक करना है तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, और दोनों का जो मल्टीपल है लेस देन 0 आना चाहिए। एंड दूसरी जो कंडीशन है बेसिकली वो एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का जो मल्टीप्लीकेशन इज मोर देन द स्क्वायर ऑफ एफ एक्स वाई। तो अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। तो ये कंडीशन है, सिमिलरली ये आपकी मिनिमा की कंडीशन है। फर्क क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 है, यहाँ पे ये मोर देन 0 है, यहाँ पे ये मोर देन 0, यहाँ पे भी ये मोर देन 0 है। सिर्फ एक फर्क है, जब आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए विद द हेल्प ऑफ योर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो तो आप इन कंडीशंस को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। आप हेसियन से भी सॉल्व कर सकते हो, वहां से आपको सेम चीजें मिलेंगी, वहां से भी आपको सेम चीज मिलेगी। ये दो तरीके हैं, बट अगर वेरिएबल्स 3 है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 3 है, तो आपको हेसियन ही यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 के वाले में 3 के बारे में ही पूछता है, अगर पूछता भी है तो हमें बेसिकली समझना है कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, हमें उस प्रोसेस को समझना है कैसे क्या हो रहा है, हमें उसके मतलब नहीं, हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है इतनी, हमें मैथमेटिक्स को यूज करके अपने इकोनॉमिक्स को सॉल्व करना है। तो उतना हम समझेंगे जितना हमको नीड है। तो मेजरली आपसे मैक्सिमम पूछ लेगा तो 3 वेरिएबल तक पूछ लेता है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो हम 3 तक देखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है, बट यहाँ पे एक गलती करी हुई है शायद। नहीं ये तो सही है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, ये सही है, ये वाला गड़बड़ दे रखा है आई थिंक। मैक्सिमा के लिए उल्टा साइन है,
हाँ ये यहाँ पे मोर देन होगा, इसको करेक्शन कर लेना साइड्स में। तो ये दो तरीके हैं आपके मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जिनको आप यूज करके आप सॉल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन को फॉर द ऑप्टिमल वैल्यूज, फॉर द ऑप्टिमल वैल्यूज। तो यहाँ पे मेंशन है भाई एफ एक्स एक्स का क्या मतलब है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर करते हैं। तो आपको H1 H2 H3 समझने के लिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है। H1 का मतलब है एफ एक्स एक्स, एक एलिमेंट का मैट्रिक्स है ये। पहले आपने फंक्शन को f को x से डिफरेंशिएट किया, फिर दोबारा उसको x से डिफरेंशिएट किया, तो आपको f x x मिल जाएगा। तो इसको हम h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव h2, h2 में हम चार एलिमेंट्स ले रहे हैं, f x x, फिर f x y, फिर f y x और f y y। f x y कैसे कि पहले आपने फंक्शन को y से डिफरेंशिएट किया, फिर उसको x से डिफरेंशिएट किया। पहले आपने y से डिफरेंशिएट किया, फिर उसी फंक्शन को आपने x से डिफरेंशिएट किया, तो आपको f x y मिल गया। देन वी हैव f x z, पहले आपने फंक्शन को z से डिफरेंशिएट किया, फिर उसको x से डिफरेंशिएट किया दोबारा, तो आपको f x z मिल जाएगा। आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हो बार बार। तो ऐसे आपके मैट्रिक्स बनेंगे तीन, H1 मैट्रिक्स, H2 मैट्रिक्स, H3 मैट्रिक्स, और इन तीनों का आप मॉड निकालोगे, यानी कि इनकी वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके, डिटर्मिनेंट निकालोगे और इनकी वैल्यूज के साइंस को आप चेक करोगे। अगर तीनों की H1 H2 H3 तीनों की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो आपका मिनिमा बनेगा। अगर ऑल्टरनेट वैल्यूज हैं कि दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपका मैक्सिमा बनेगा। तो भाई एक बार एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं इसको। एक तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसको पहले देखते हैं हम लोग, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक की ये कहानी समझ में आई, कुछ दिमाग में बैठा? न्यूमेरिकल जब कर लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी तक जो हमने पढ़ा वो दिमाग में बैठा कुछ कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ें होने वाली हैं, है ना, कैसे डिफरेंट होगा ये आपके नॉर्मल वाले केस से जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बताओ तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक फंक्शन है f विच इज अ फंक्शन ऑफ तीन वेरिएबल्स x y एंड z। इसको मैं लिख देता हूं कुछ इस तरीके से, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xz प्लस 2y माइनस y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम निकालेंगे ऑप्टिमल वैल्यूज, ऑलराइट, और चेक करेंगे कि भाई मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो फर्स्ट जो कंडीशन जो हम फॉलो करते हैं, ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवल दो वेरिएबल्स के लिए लिखा हुआ है। देखो, आपका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश वाई निकालेंगे, एफ डैश जेड निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल है एफ डैश जेड भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और उसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे हम लोग आपके नॉर्मल केस में करते हैं कि हमने एफ डैश एक्स निकाला और इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से हमारी एक्स की कुछ वैल्यूज आती हैं जिसको हम चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स के लिए कि यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ। तो सिमिलरली हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फिर y से लेंगे, फिर z से लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और x y z की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वो वैल्यूज जहां पे ऑप्टिमल वैल्यूज आ सकती है। जैसे कि सेम हम यहाँ पे करते थे वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। फिर उन वैल्यूज को यूज करके हम हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे एंड उस मैट्रिक्स के थ्रू हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, तो ये देखो, पहले मैंने निकाला आपका एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3z, बाकी सब 0 हो जाएगा। फिर मैं निकालूंगा एफ डैश वाई, एफ डैश वाई में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा 2
माइनस 2y, ठीक है, इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा, इसको भी इक्वल टू 0 करूंगा, वो 0 हो गया लास्ट में। एफ डैश जेड निकाला मैंने, मुझे क्या पता, ये 0 हो गया, यहां पे आएगा 3x, यहां पे आएगा 0, ये भी 0, और वो बचा -6z, इसको भी इक्वल टू 0 करूंगा। सेम जो हम लोग आपके नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा वाले केस में करते हैं, वहां पे सिर्फ हमें एफ डैश एक्स निकालना था, जिसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं और हमारी एक्स की वैल्यूज मिल जाती है। बट यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वहां पे हमारे पास सिर्फ एफ डैश एक्स होता है, एक सिंगल वेरिएबल होता है, इसलिए एक सिंगल इक्वेशन आती है जहां से हम सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की, जिसको हम यूज करते हैं अपने एफ डबल डैश एक्स में चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है मिनिमा है। सिमिलरली हम यहां से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे भाई कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब देखो सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से तो सीधा मुझे मिल जाएगा कि y की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, इसको यहां ले जाऊंगा, 2 = 2y, मतलब y = 1, एक वैल्यू मुझे मिल गई सीधा। अब देखो इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू इक्वेशन 1 इज इक्वल टू -6x² प्लस 6z। क्यों मैंने किया, बिकॉज 6z यहां पे भी आ गया, 6z यहां पे भी है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब 2 इंटू 1 इक्वेशन प्लस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा मुझे, तो -6x² प्लस 6z प्लस 3x माइनस 6z, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये कट गया, ये कट गया, मुझे क्या मिला, -6x² प्लस 3x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 6x² इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया, ये कट गया, x जो है हाफ के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू अगर आ गई है, y की वैल्यू आ ही गई है ना। अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू कहां से निकालूं, यहां से निकाल लेता हूं। नाउ z के लिए 3x माइनस 6z इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6z, 3/6 इंटू x इज इक्वल टू z। x की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 3/6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू z। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू, ये कट गया, 2 इज इक्वल टू 1/4। ये चीज समझ में आ गई। पहले हम x y z की वैल्यूज निकालेंगे। अब ये जो मेरे वैल्यूज आ गए हैं, इन्हीं पे मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमा बन रहा है मिनिमा बन रहा है, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ये चीज समझ में आई कैसे निकला, क्या किया मैंने यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बताओ आगे सॉल्व करेंगे फिर इसको। ईशी को समझ में आ गया है, आशमा को समझ में आ गया, शिवा को भी समझ में, चलो गुड 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 गुड। अब हम निकालेंगे भाई जो हमारा हेसियन मैट्रिक्स है। देखो हेसियन को याद करने के लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो एक तरीका है, पहले लिख लो एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, ठीक है। यहां लिख लिया पहले एफ वाई एफ वाई एफ वाई, यहां लिख लिया एफ जेड एफ जेड एफ जेड, ऐसे लिख लिया। तो ये वो फंक्शंस है, ये जो पूरी लाइन है, ये फर्स्ट कॉलम जो है, यहां पे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आप लोगे, पहले आप लोगे एफ एक्स एक्स, पहले आप इनिशियली फंक्शन को एक्स से पार्शियल डेरिवेट कर रहे हो,
देन दोबारा फिर x से ही कर रहे हो। सिमिलरली आप नीचे आओगे तो यहाँ y आ जाएगा, आप y से कर रहे हो, पहले आप x से कर रहे हो, उसके बाद आप फिर y से कर रहे हो, यहाँ पे आप z। तो जो अंदर लिखा हुआ है, जो अंदर वैल्यू है, उससे आप पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर जो आपको वैल्यू मिली डिफरेंशिएट करके उसको आप बाहर वाली वैल्यू से या बाहर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप x से दोबारा करो, यहाँ y से करो, यहाँ z से करो। सिमिलरली यहाँ पे होगा x y z x y z। इस तरीके से आप याद रखो कैसे आपको सॉल्व करना है, कि पहले आपको कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है मैट्रिक्स में। ये चीज समझ में आई? इसका बताओ, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, कैसे आपको याद रहेगा, ये चीज समझ में आ गया? पहले आप एफ एक्स एक्स लिख लो, क्योंकि आपको इस वाले पूरे कॉलम में सबसे पहले फंक्शन को x से पार्शियल डेरिवेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा x से करना है, यहाँ पे आपको दोबारा y से करना है, यहाँ पे आपको दोबारा z से करना है। सिमिलरली यह इस वाले कॉलम में आपको पहले y से डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको दोबारा x से करना है, दोबारा y से करना है, दोबारा z से करना है। सिमिलरली यहाँ पे पहले z से करना है, फिर दोबारा x से करना है, दोबारा y से करना है, दोबारा z से करना है। आपको 2 बार डेरिवेट करना है, 2 बार डेरिवेट करना है, पहले अंदर वाले फंक्शन से, दोबारा बाहर वाले फंक्शन से। जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में कर रहे थे 2 बार डेरिवेट, सेम चीज वहां यहाँ पे भी हो रही है, हम 2 बार डेरिवेट कर रहे हैं ना, 2 बार डेरिवेशन का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अलग है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अलग है। हर बार हम अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने का आपके मल्टीपल वेरिएबल के लिए। क्यों इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए है कि कैसे सॉल्व हो रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है, कि इनकेस क्वेश्चन आए। वैसे इसको यूज करके हम अपने इकोनॉमिक्स में यूज करने वाले हैं, या मतलब इसको समझ के हम इसको यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में। ये मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? अल्पना का है रिप्लाई, आशिमा का है, अपूर्वा का है, शिवा, ईशी, एवरीवन, ये समझ में आया कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा और इसका याद करने का तरीका क्या होगा? पहले x x x लिख लो, y by y लिख लो, z z z लिख लो, फिर x y z x y z x y z उसमें ऐड कर दो सब में। शिवा का रिप्लाई नहीं आया, शिवा समझ में नहीं आया क्या? ओके चलो गुड। अब हम ये वैल्यूज निकालेंगे। हमने एक बार तो डिफरेंशिएट देखो कर रखा है, यहाँ पे हमने कर रखा है, एफ डैश एक्स हमने कर रखा है। ये इसका मतलब है कि हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे पहली वैल्यू जो चाहिए उसमें दोबारा मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। तो एफ एक्स एक्स में इस फंक्शन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 6x और ये 0 जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ वाई एक्स अगर मुझे करना है तो इस फंक्शन को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। अब यहां पे क्योंकि कुछ y नहीं है, कुछ भी y नहीं है, तो मुझे यहां पे 0 मिल जाएगा। सिमिलरली मुझे एफ जेड एक्स चाहिए, तो इस फंक्शन को मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? 3, यहां पे 3 मिल जाएगा, 3। तो यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। कैसे मिली मुझे? पहले मैंने इस एफ डैश एक्स को x से दोबारा डिफरेंशिएट किया, फिर y से किया, फिर z से किया, मुझे 3 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब चलो, अब सिमिलरली हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। यहां पे अब y को, एफ डैश y को डिफरेंशिएट करेंगे विद x y एंड z, इस वाली इक्वेशन को करेंगे। तो f एक्स वाई क्या आएगा? इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं पहले x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पे कुछ भी x नहीं तो 0 आ जाएगा यहां पे। सिमिलरली यहां पे कर रहा हूं x y y, दोबारा y से करूंगा तो क्या आएगा? 2 कट गया, बचा -2, और f z y क्या बचेगा मेरे पास? z से यहां पे कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास दूसरा कॉलम भी आ गया। सिमिलरली मैं तीसरा कॉलम निकालूंगा, f x z, इस इक्वेशन को मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? यहां पे 3 बच जाएगा। f y z
अब इसको y से डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे 0 बचेगा, कुछ भी y नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली f दोबारा z से कर रहा हूं तो बचेगा -6। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई उस मैट्रिक्स की 3 0 -6। बिल्कुल सही इशू, गुड। ओके नीतू, ठीक है, नीतू इज ऑल्सो हियर। तो वैल्यूज पुट कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका। क्या वैल्यूज है भाई? अच्छा यहां पे देखो -6x आया है। अब मैंने x y z की वैल्यूज निकाल रखी हैं, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू है हाफ, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इसलिए वैल्यूज निकालनी भी होती है। तो क्या आएगा? -3, इसकी वैल्यू होगी -3, तो -3 0 3 -3 0 3 0 -2 0 0 -2 0 and I have 3 0 -6 3 0 -6। ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ये आपका हेसियन मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई सारी। अब देखो H1 क्या होता है? H1 कुछ नहीं होता, H1 जो है इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है। ये आपका H1 है। H2 कुछ नहीं होता, इसका ऊपर वाला 2x2 मैट्रिक्स होता है। ये वाला मैट्रिक्स, ये ऊपर, दिस इज योर H2 और ये पूरा जो है वो आपका H3 है। तो इन तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब इनके डिटर्मिनेंट को हम निकालेंगे और उससे फिर हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। H1 ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, H2 है ये आपके 4 एलिमेंट्स जो ऊपर हैं। सिमिलरली आपका H3 जो है वो पूरा मैट्रिक्स है। नाउ H1 क्या हो गया? मॉड ऑफ H1 जिसको हम लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? बेसिकली -3 मॉड ऑफ H2। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू -2 -6 इंटू 0, तो ये आएगा 6 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली वी हैव H3 को सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करना आता है मैट्रिक्स? वैसे मैट्रिक्स अलग से पढ़ेंगे, सॉल्व करना आता है। देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं इस रो के करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं। तो आप किसी ना किसी रो को पकड़ के या कॉलम को पकड़ के, किसी भी रो या कॉलम को पकड़ के आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं, ठीक है, यहां निकालता हूं मैं। तो -3 इंटू, तो जब मैं इस रो के अलोंग निकाल रहा हूं डिटर्मिनेंट, तो पहला एलिमेंट -3, तो उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और तब मैं ये और ये काट दूंगा और सिर्फ ये दो ये 4 बॉक्स बचेंगे या 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। -3 जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जिसके अलोंग में निकाल रहा हूं, जिस रो के अलोंग, वो इंटू ये काट के मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये सब कट गया, अब ये 4 नंबर्स बचे हैं, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये आएगा -3 इंटू 12 -0, राइट। फर्स्ट साइन आपका पॉजिटिव रहता है, अगले में आपका साइन नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो जब मैं 0 के अलोंग खोल रहा हूँ इस मैट्रिक्स को, तो ये रो कट, ये कॉलम कट जाएगा और ये रो कट जाएगा, बचेंगे ये और ये, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका कोई यूज है नहीं, तो -0 हो जाएगा। फिर प्लस बचेगा, प्लस इस एलिमेंट के अलोंग, +3 इंटू 0 इंटू +3 इंटू 0 -3 इंटू -2, मतलब -6। तो क्या बचेगा मेरे पास? तो ये बचा -36 +18, तो जो वैल्यू आई वो आई -18। तो H3 की वैल्यू आ रही है -18। तो मैंने H1 निकाल लिया, मैंने H2 निकाल लिया, मैंने H3 निकाल लिया। अब कंडीशन देखो, कंडीशन याद करो, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन याद करो कि अगर H1 जो है लेस देन 0 है, H2 मोर देन 0 है, H3 लेस देन 0 है ना, तो दैट इज द केस ऑफ योर मैक्सिमा।
हमने ये कंडीशन फुलफिल कर ली, हमने सबको इक्वल टू 0 कर दिया, सबके पार्शियल डेरिवेटिव्स को, वहां से वैल्यूज निकाली एक्स वाई जेड की, उन वैल्यूज को यूज करके मैंने हेसियन मैट्रिक्स बनाई, उन मैट्रिक्स में से मैंने H1 H2 H3 की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, H1 लेस देन 0 है, H2 मोर देन 0 है, H3 लेस देन 0 है, तो दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमा। यानी कि वी हैव द केस ऑफ मैक्सिमा, -3 है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मैक्सिमा की कंडीशन बन रही है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी, यानी कि जो मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आई थी, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आई थी, उन वैल्यूज पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ये मुझे मालूम पड़ गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर इस इक्वेशन में मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यूज मिल जाएंगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इस फंक्शन की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे हमने सॉल्व किया, ये क्लियर हो गया? थोड़ा प्रोसेस लंबा है, हल्का सा लंबा प्रोसेस है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से करने लग जाओगे इस चीज को। अच्छा, 2 वेरिएबल वाले केस में जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है, कहां गया, हाँ, ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मोर देन 0 आएगा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अगर ये आप देखोगे, ये जो है आपका H2 ही है बेसिकली, एफ एक्स एक्स इंटू एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इज मोर देन 0। एफ, अच्छा चलो छोड़ो उसको, भूल जाओ, वो 2 वाला एक एग्जांपल हम अलग से देख लेंगे, फालतू कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो इसका एग्जांपल हम अलग से कर लेंगे, एक 2 केस वाला, ठीक है, जिसमें हम इस कंडीशन को यूज कर लेंगे। हालांकि अगर आपको ये आ रहा है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आप H1 निकाल लो, आप H2 निकाल लो, H2 लेस देन 0 आएगा, H2 मोर देन 0 आएगा फॉर मैक्सिमा, H3 नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, ठीक है, इससे भी कर सकते हो आप सॉल्व। इसका भी एग्जाम्पल कर लेंगे एक। अभी इतना सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? प्रियमवदा, आशिमा, शिवा, सारा, अपूर्वा, एवरीवन, ठीक है, गुड। और लोग अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है प्लीज। तो आपको हमेशा इन 2 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस देगा वो, आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ये कंडीशंस तो मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, है ना, किस केस में आपका हेसियन के थ्रू मैक्सिमा बनेगा, किस में मिनिमा बनेगा। नाउ एक दिस इज अ क्वेश्चन जिसको आप होमवर्क में करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे और देखेंगे क्या वैल्यूज आपकी आई हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। कर लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे अपने एंड से, बिकॉज अब समझा दिया कॉन्सेप्ट मैंने, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे बस एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, यहाँ पे z नहीं, एक वेरिएबल a है, तो x y a 3 वेरिएबल वाला केस है ये आपका, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस z की जगह पे यहाँ पे आपको a वेरिएबल दे दिया है। पहले आप निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल। कल का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया शिवा आपने? कल का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? मैं लेके नहीं आया उस क्वेश्चन को, कुछ तो दिया था। पहले मुझे ये बताओ शिवा, ये क्वेश्चन करके आओगे नहीं आओगे करके होमवर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलो मैं देखता हूँ उसको, मेरे पास होगा कहीं ना कहीं, इसको आपको करके आना, तभी ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगा। और तो इसके बाद हम करेंगे आपका कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं सोच रहा हूं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं,
इस टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे, बिकॉज आज के लिए यही कॉन्सेप्ट ठीक है, ट्राई किया था पर नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, करते हैं उसको डिस्कस अभी, ठीक है। इस कंस्ट्रेंट वाला केस, जो लग्रांजे वाला केस है हमारा, वो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ताकि एकदम से आप टेंशन में ना हो, ठीक है। अभी वो एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल था भाई, क्या होमवर्क दिया था कल, क्या मेरे पास है वो। कल कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में मैंने, मुझे एक बार याद दिलाना। शिवा, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट वाज गिवन इन द होमवर्क, एक बार याद दिलाना मेरे को। आई एम वेटिंग भाई। शिवा गायब, कोई और बता दो, कल क्या दिया था होमवर्क में मैंने ऐसा जो आप लोग इतने शांत हो गए हो। हे भगवान, सब प्रॉपर मेरे पास लिखा नहीं है, पीडीएफ में है, जो लास्ट पेज पे था, जो स्लाइड में होमवर्क में मेंशन था, ये वाला क्वेश्चन था, मैं लिख रहा हूं एक बार। Q इज इक्वल टू 40L प्लस 3L स्क्वायर माइनस, यही था क्या? मतलब तुमने ट्राई तो किया नहीं शिवा, बिकॉज अगर आपने ट्राई किया था तो आपको याद होता, तो सब मेरे से ही करवाना है आपको, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। तो आपको देखो क्यू गिवन है, आपसे पूछा है जो आपका आउटपुट है एज अ फंक्शन ऑफ योर लेबर, है ना, अमाउंट ऑफ लेबर यूज, इस तरीके से आपका आउटपुट आपके लेबर पे डिपेंड कर रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड टू गिव मैक्सिमम आउटपुट, नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स फॉर मैक्सिमम आउटपुट। तो इसमें आपको मैक्सिमा निकालना, मतलब मैक्सिमा के लिए चेक करना कि किस एल की वैल्यू पे आपकी क्यू की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही होगी, है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डेल क्यू बाई डेल एल क्या आएगा आपका, 40 प्लस 6L माइनस 3L स्क्वायर अपॉन 3, ये कट गया तो क्या मिला मेरे पास, माइनस ऑफ L स्क्वायर प्लस 6L प्लस 40 इक्वल टू 0, या L स्क्वायर माइनस 6L माइनस 40 इक्वल टू 0। तो L स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या वैल्यूज आएंगी, 48 5 क्यू, L की वैल्यू यहाँ पे आएगी 8 5 40 नहीं, माइनस ऑफ 10L माइनस प्लस 4L माइनस 40, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ ऐसे सॉल्व होगी। इस 6L को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो L माइनस 10 प्लस 4L माइनस 10, यानी कि L की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे,
ये मेरे को मैं लिख सकता हूँ L+4 इंटू L-10 इक्वल टू 0। तो अगर L+4 इक्वल टू 0 है तो यानी कि L की वैल्यू -4 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेबर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि L-10 इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इंप्लाइज L की वैल्यू जो है 10 आएगी। तो 10 यूनिट ऑफ लेबर पे आपका जो Q है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। अच्छा, आशमा, ईशी और सबने सॉल्व किया, गुड। -10 + 4, हाँ चलो गुड। तो लेबर की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं थी कि इसको अलग से सॉल्व करवाओ आप लोग। देन वी हैव इसका अगला पार्ट कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएल। एमपीएल इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली कुछ नहीं होता है आपकी इस वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो मुझे जो ये फंक्शन मिला है, ये जो फंक्शन मिला है, दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका भी मुझे मैक्सिमा निकालना है, यानी कि -(L² + 6L + 40 + 6L + 40 इस फंक्शन का, ये आपका एमपीएल फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dMPL/del इज इक्वल टू -(2L + 6 इक्वल टू 0 कर दूंगा इसको। तो L की वैल्यू 3 आ गई। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर में आपका एमपीएल जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, यानी कि एक लेबर को ऐड करने में कितना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको हम कहते हैं एमपीएल। तो L = 3 पे वो चीज मैक्सिमाइज हो रही है, राइट। अब लास्ट पार्ट जो था इसका, वो था एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट AP = MP। आपसे पूछा है कि AP जो है = MP कहां पे हो रही है। AP इज आपका एवरेज प्रोडक्ट, MP जो है वो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर मैं देखो MP मुझे गिवन है, यहाँ पे मेरे को AP निकालना है। AP कैसे निकालूंगा, AP कुछ नहीं होता, Q/L = AP, एवरेज निकालना है मुझे ना। तो मैं L से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेबर का एवरेज प्रोडक्ट क्या है वो मैं L से डिवाइड करूंगा। किसी भी वैल्यू का अगर एवरेज निकालना है तो हम उस, हाँ ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि AP कैसे निकालते हैं। तो ये आएगा 40 + 3L - L² / 3, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं, मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को इक्वेट करना है, कुछ नहीं करना है, इक्वेट करना है। तो 40 + 3L - L² / 3, 40 + 3L - L² / 3 इज इक्वल टू आपका MP -(L² + 6L + 40। 40 और 40 कट गया, 40 और 40 कट गया, L² में यहाँ ले आऊंगा, इसको यहाँ ले जाऊंगा। तो L² - L² / 3 इज इक्वल टू 6L - 3L। तो क्या बचेगा, यहाँ 3L बचा, LL कट जाएगा एक बार, तो 2L/3 इज इक्वल टू 3। तो L = 9/2 आ गया। 9/2 यूनिट्स पे फ्रैक्शन में आया है। आपका जो MPL है या MP है इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। समझ में आ गया ये? शिवा, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है? अब कोई डाउट इसमें? वेयर इज शिवा? शिवा का रिस्पॉन्स चाहिए, बाकी सबको भी क्लियर है ये?
ठीक है, अब चलो ठीक है, तो अंडर रूट कैसे आएगा ईशी? कहाँ गया? यहाँ पे कह रहे हो आप ईशी, इस वाली इस वैल्यू को कह रहे हो अंडर रूट में? बताओ एक बार। एल स्क्वायर, नहीं नहीं, एल स्क्वायर कैसे आएगा? यार देखो क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन देखो, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 6l माइनस 3l। तो मैं इसको लिखूं ऐसे, तो ये 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3 ये आ गया, यहाँ पे 3l आ गया, तो ये हो गया 2l स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 3l। तो यहाँ का l और यहाँ की ये डिग्री कट जाएगी ना, एक l यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो क्या बचा मेरे पास? l जो है 3 इंटू 3 अपॉन 2, l जो है 9/2 आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट में नहीं आएगा कुछ भी। समझ में आ गया अभिषी? चलो ठीक है, गुड। तो ठीक है यार, आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो मैंने होमवर्क दिया है वो करके आना, कोई बात नहीं ईशी, करके आना, ठीक है? और मुझे चाहिए कि आप लोग करके आओ, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया है आपको, इसको ट्राई करके आना। ये वाला है, नहीं ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको डिस्कस करूंगा, ये वाला भी आप करके आओगे, प्रैक्टिस करोगे खुद से ही। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, सेम प्रोसेस है, इसको भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्सेप्ट और समझ में आएंगे। दिस इज ट्रू फॉर इकोनॉमिक्स, बिकॉज थोड़ा आपका मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसको करके आना, और राइट, और जो मैंने कहा है आपको होमोथेटिक फंक्शन एक बार देख के आना अपने एंड से, क्योंकि कल क्लास नहीं है, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे है, आज फ्राइडे, हाँ कल सैटरडे, कल क्लास नहीं है। ईशी नोट्स आई हैव ऑलरेडी देख, पीछे बैकग्राउंड में जो नोट्स सेंड करते हैं, जो टीम सेंड करती है, उनके पास नोट्स है, तो वो अपने हिसाब से सेंड करते हैं नोट्स को, आई थिंक जो भी उनको टाइमिंग सही लगती है। और नोट से याद आया कि आपके जो फर्स्ट लेक्चर में हमने उसमें सेट्स के साथ साथ आपको सीक्वेंस सीरीज के भी नोट्स दिए थे, है ना? तो जब हम सीक्वेंस सीरीज करेंगे तब आपको वही नोट रेफर करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो ये करके आना, होमोथेटिक फंक्शंस देख के आना, फिर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे आपके लैग्रेंजियन वाले केस से, कि कैसे हम उसको यूज करके आपके कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देख के आना, अगर देख पाओ तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है? तो ये है, और अगले क्लास में हम लोग मैट्रिसेस पे बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड रिस्पॉन्डिंग। तो भाई अब मिलेंगे मंडे को, तो मंडे को चीज़ें जो मैंने बोली हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करना प्लीज़। सेट थ्योरी जैसे मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, कर लेना उसको प्रैक्टिस, एंड जो अभी होमवर्क दिए वो भी कर लेना, है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आगे आपको दिक्कत ना आए। So this is all for this session. I'll see you guys on Monday.
एंड कल यूट्यूब क्लास है, यूट्यूब पे मिलेंगे अगर आप लोग देखते हैं तो। एंड ठीक है, ध्यान रखो, आराम से तैयारी करो, पढ़ाई करो अच्छे से। आई विल सी यू ऑन मंडे।